पिछले हफ्ते के कमजोर प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के बाजारों से है मजबूती के संकेत और इस हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत के है पूरे आसार। लेकिन ये हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन रहेगा बाजार का, स्क्रीन पर करेंगे चर्चा एनालिसिस है। आपको क्या करनी है तैयारी, बट पॉजिटिव शुरुआत की बात करी तो सबसे बड़ी खबर मार्केट के बाहर आई है सर। बिल्कुल, और वो है इतिहास जो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से रचा है एथलेटिक्स में। बिल्कुल, और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। पहले भारतीय अलग अलग स्पर्धाओं में, अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक्स में जो रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला है वो नीरज चोपड़ा ने बरकरार रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो एक के बाद एक अच्छी खबरों का दौर चल रहा है। पिछला हफ्ता तो मतलब मेरे ख्याल से इससे बढ़िया हो नहीं सकता था। ट्वीट पर हाईलाइट भी किया। हाँ, ऐतिहासिक हफ्ता है एक। और आपने देखा है कि किस तरह चंद्रयान पर पहुंचे। चेस में प्रज्ञानंदा रनर अप रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक और चीज़ जो हुई है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, इंडियन टीम 4x400 रिले रेस में भी फाइनल में पहुंची और बहुत कमाल का प्रदर्शन हमारी एथलेटिक्स टीम ने उन्होंने भी किया है। मतलब आई थिंक उसमें नेशनल रिकॉर्ड भी बना है। हाँ, एशियन रिकॉर्ड भी बना है। एशिया का बेस्ट रिकॉर्ड बना है। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारे मतलब कहते हैं ना कि जब अच्छा समय चल रहा हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है। तो एकदम ये हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड चल रहा है, जहाँ पर आप एक के बाद एक हर जगह हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। लंबा समय रहा, हम काफ़ी दबे रहे, रुके रहे, अब बड़ा टेक ऑफ कर रहे हैं। तो चाहे वो खेल का मैदान हो, चंद्रयान हो, या फिर बाकी और सब जगह इकोनॉमी के सिचुएशन हो, हर जगह भारतीयों का दमखम साफ नजर आ रहा है सर। और पूरी हमारी एथलेटिक्स टीम को, नीरज चोपड़ा साहब को, और जो 4x400 वाली हमारी जो टीम है उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदुस्तान का नाम और ऊंचा करने के लिए। बिल्कुल सर, गर्व की बात है हम सब के लिए। और मंडे मॉर्निंग इतनी अच्छी खबर से शुरुआत हो तो फिर और आपको क्या चाहिए। अनिल जी की ट्वीट भी आपने देखी होगी, बढ़िया पॉजिटिविटी आ रही है। तो बताएं सर, क्या ये पॉजिटिविटी हमारे बाजारों पर थोड़ा रब ऑफ कर सकती है? आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? संकेत तो बेहतर है। आइए आज के ट्रिगर्स देख ले। पहले तो अमेरिकी बाजारों से मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। जैक्सन हॉल में जो भाषण जेरोमी पावेल साहब ने दिया, उसके बाद अमेरिकी बाजार उछले 250 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, 125 पॉइंट ऊपर नेस्डेक पर बंद होते हुए दिखे हैं। अच्छे संकेत वहाँ से आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि भाषण में जैक्सन हॉल साहब ने अभी भी साफ कहा है कि ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी जब तक कि महंगाई काबू में ना आ जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 46वीं एजीएम है। नजरें बाजार की वहाँ पर भी है कि सबसे ज़्यादा नज़र इस बात को लेकर कि जियो फाइनेंशियल को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या बड़े प्लान रखती है। और लगातार सर्किट लगने के बाद जियो फाइनेंशियल शुक्रवार के दिन सर्किट खुला भी भारी भरकम वॉल्यूम के बाद। महंगाई को काबू में लाने के लिए, महंगाई बढ़े उससे पहले ही नियंत्रण करने के लिए सरकार की चावल के एक्सपोर्ट पर सस्ती होती हुई दिख रही है। एक $1200 प्रति टन की दाम से कम का जो अगर चावल है, बासमती चावल, तो वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। तो ये है सारा का सारा एक्शन आज बाजारों की हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। और दीप हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाला है। लंबी सीरीज थी, खत्म होने की तैयारी। 5 हफ्ते वाली सीरीज थी ये। 5 हफ्ते वाली। 5 हफ्ते और महीने के आखिरी दिन ही आप एक्सपायरी भी देखने वाले। तो उस पर भी अनिल जी बात करनी है, थोड़ा हमारा एक्शन भी समझना है। इस हफ्ते क्या रहेगा? पिछले हफ्ते भी हमने देखा थोड़ा करेक्शन, कंसोलिडेशन का मूड रहा। बट एक बार जरा ये समझाइए, एक तो पावेल साहब ने कुछ अच्छा तो कहा नहीं जी, जो पहले बोल चुके हैं वही सारी चीजें दोबारा उन्होंने बोली हैं। तो फिर क्या कुछ अहम समझना है पावेल साहब के बयान से, और फिर ये बाजार का पॉजिटिव रिएक्शन कहां से आ गया? पहले तो पावेल साहब ने क्या कहा वो समझ लेते हैं। पावेल साहब ने ये कहा कि भाई हमारा टारगेट महंगाई का 2% था, है और रहेगा। इसमें हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। हमें महंगाई 2% पर लानी है, मतलब लानी है, जैसे तैसे लानी है। इसके लिए ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जरूर बढ़ाएंगे। तो पिछली बार पावेल साहब ने ये कहा था कि हम 2 बार बढ़ाएंगे। तब मार्केट सोच रहा था कि एक ही बार बढ़ाएंगे, डरा रहे हैं। ठीक है, एक बार बढ़ाई, पोज ले लिया। अब सितंबर की बैठक में वापस से होने वाला है, जिसमें लोग मान रहे हैं कि बढ़ भी सकती है, नहीं तो आगे चल के फिर आपकी नवंबर में बढ़ेगी। राइट, 2 में से एक बार बढ़नी है। लेकिन कल के बयान में सिर्फ एक बदलाव है, और वो बदलाव ये है कि भाइयों ये मत मान के चले कि एक ही बार बढ़ाऊंगा।
जरूरत पड़ने पर और बढ़ाऊंगा। ओ, ये इनडायरेक्टली उन्होंने संकेत दिया है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे महंगाई को 2% लाना है। लेकिन बाजार घटे नहीं, बढ़ गए। क्यों? एक कारण तो है कि बाजारों की पोजीशनिंग हल्की थी, कमजोरी वाली थी। इस बैठक के पहले बाजार, अमेरिका के बाजार ऑलरेडी कमजोर हो चुके थे और नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहे थे, करेक्शन में ही थे। तो इसलिए मतलब हल्के होके गए या नेगेटिव मूड पे ही थे। तो अगर उस हिसाब से बाजारों की पोजीशनिंग हल्की थी और काफी हद तक कुछ खराब बोलेंगे ये मानकर चल रहे थे। तो एक तो बाजारों की पोजीशनिंग है, दूसरा उनके भाषणों में कुछ कुछ चीजें ऐसी भी थी जो बाजार को इनडायरेक्टली पसंद आती है, डायरेक्टली पसंद आती है। जैसे अल्टीमेटली बाजार चलता है कंपनियों की कमाई पर। अगर कंपनियां कमा रही है तो ओवरऑल मार्केट चले ना चले, कंपनियों के शेयर मजबूत रहते हैं, कम घटते हैं, बढ़ते बाजार में ज्यादा बढ़ते हैं, राइट। सो पावेल साहब ने ये साफ कहा कि देखिए इकोनॉमी की सिचुएशन बढ़िया है, अमेरिका की इकोनॉमी में अभी भी कोई समस्या नहीं। आप सोचो ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर चल रही हो और इकोनॉमी में समस्या ना हो, राइट। नौकरियां अभी भी फर्स्ट क्लास है, कोई तकलीफ नहीं है। हाउसिंग डेटा और हाउसिंग की सेल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो अभी भी मजबूत है। बेरोजगारों की संख्या कोई खास बढ़ नहीं रही, यानी कि इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी टिकी हुई है। ये वो संकेत साफ दे रहे हैं। अब उसमें अगर हमें मूड खराब करना होता तो हम ये मूड खराब करते कि इकोनॉमी मजबूत, ब्याज दरें नीचे लाने, महंगाई नीचे लाने के लिए ब्याज दरें और बढ़ाएंगे, चलो गिरते हैं। गिर भी सकते थे, लेकिन नहीं गिरने के पीछे एक ही रीजन है दीप, और वो है कि पहले से हल्के होके गए, गिर गिरा के ही गए। अगर बढ़कर गए होते तो पक्के से धुलाई होती थी इसी चीज पे। इकोनॉमी के किसी भी खबर पर, किसी भी डेटा पर दोनों तरह का इंटरप्रिटेशन होता है, ये सबसे बड़ी खास बात है। अब आपके ऊपर है उस दिन आपका मूड क्या है, करेक्ट, या आपकी सिचुएशन कैसी है। तो अमेरिकी बाजारों का मूड और सिचुएशन उस समय ऐसा था कि सब खराब 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 हम सुन चुके हैं, अब और खराब मत बोलो। तो और खराब में भी ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने साफ बोला और खराब भी, कि भाई मैं और ब्याज दरें बढ़ा सकता हूँ। हाँ, इस भरोसे मत रहना कि एक ही बार हो, वन एंड डन भूल जाओ, करेक्ट। ये भी बोल दिया, मतलब 1 सितंबर या नवंबर में जब भी बढ़ाओ उसके बाद भी रास्ता खुला है। ठीक है, पोजीशनिंग ठीक थे। अब क्या है, जिन लोगों को हेडलाइन नंबर देखना है, अच्छा 250, 250 डाउ, वेरी नाइस, 250 पॉइंट नेस्डैक, वेरी नाइस, वो देख के। लेकिन अंदर जाकर घुस के देखेंगे तो पावेल साहब ने कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली कोई बात बोली नहीं है, ऐसा नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं बोला। सो आई थिंक है, दिक्कतें तो है ब्याज दरों को लेकर। लेकिन जब तक अमेरिका की वही वाली बात है ना कि आप पेशेंट सीरियसली बीमार है ना, अब आपको उसको बचाने के लिए डोज देना है, डोज बढ़ाते रहो, पेशेंट ठीक भी ढंग से नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आपको लगता है कि अच्छा ये इतना हाई डोज ले रहा है, थोड़ा और डोज बढ़ाते हैं, हाई डोज ले रहा है और डोज बढ़ाते हैं। तो ये पावेल साहब ऐसे डॉक्टर हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी को इंजेक्शन मार रहे हैं महंगाई को नीचे लाने के लिए, और रोज देखते हैं अच्छा इतना इंजेक्शन मारा, झेल लिया, चलो थोड़ा और लगाता हूं, थोड़ा और देता हूँ, क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हो रहा। वही हाल है। तो जब तक पेशेंट झेल रहा है डॉक्टर डोज बढ़ाएगा। जिस दिन या तो पेशेंट झेलना बंद कर देगा तो डॉक्टर सोचेगा छोड़ो, या फिर पेशेंट ठीक होना शुरू कर देगा तो डोज कम हो जाएगा। तो ये वाला हाल है अभी। सो डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बीच में चल रहा है मामला। ठीक है, ठीक है सर, चलने देंगे। तो चलिए, हल्के बाजार का रिबाउंड इसे माने, बस ऐसे मेरे हिसाब से तो वही बनता है। बाकी ऐसा कोई खास बहुत अच्छा बोला हो वैसा कुछ भी नहीं है। गॉट इट सर। मतलब देखो, एक तो क्या है दीप, तेजी होती है, एक तेजी क्वालिटी वाली होती है। ये क्वालिटी वाली तेजी नहीं थी, ऑनेस्टली। करेक्ट सर। ये ठीक ठाक, मतलब ठीक है, बढ़ गए आप, अच्छी बात है। बट एक ये कि अंदर जो बढ़ने के कारण होते हैं ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले कारण नहीं थे कल की तेजी में अमेरिका में। गॉट इट। अच्छा सर, दूसरी बात आती है हमारे बाजारों पर, क्योंकि हम लगातार ये करेक्शन कंसोलिडेशन के मूड में तो आ ही चुके हैं। देख रहे हैं लगातार गिरावट भी आ रही है। वीकली एक्सपायरी और उससे पहले की बात करूं, बट एक बार थोड़ा समझाइए सर, हमारे बाजारों को कैसे समझना है, इस एक्शन को कैसे आगे हम देखेंगे, हम कैसे इसे इंटरप्रेट करेंगे? दीप देखिए, अगस्त महीने के लोएस्ट लेवल पर जाकर हम बंद हुए, पहली चीज। दूसरा ये कि 19,300 के नीचे बंद होना अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। 37 ट्रेडिंग सेशन के बाद आप 19,300 के नीचे बंद हुए। 37 ट्रेडिंग सेशन, 37 ट्रेडिंग सेशन का मतलब करीबन 1.5 से 2 महीना हो गया आपका, एक तरह से 6-7 हफ्ते हो गए, राइट। नंबर ऑफ सेशंस बता रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज नहीं बता रहा, ठीक है। तो उसके बाद आप 19,300 के नीचे पहली बार बंद हुए।
आज इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 19,300 को होल्ड कर पाए। वीकली क्लोजिंग आपकी 19,300 के नीचे हुई, अब 30-35 पॉइंट ही नीचे हुई तो आप कई बार ऐसा होता है ना, एक आध दिन बाजार नीचे बंद हो जाता है, आपको लगता है फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है, वो वापस से ऊपर हो जाता है। सो ये बहुत क्रूशियल है कि आप 19,300 के आसपास और इसके ऊपर बंद हो, इसके नीचे बंद होना ठीक नहीं है ना। दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेटा है वीकली क्लोजिंग के लिहाज से, हम लगातार 5 हफ्ते हो गए जब हम नेगेटिव बंद होते दिख रहे हैं, और ऐसा कांड पिछली बार अप्रैल से लेके मई 2022 में हुआ था। अच्छा, मतलब आप समझ लो कितना साल भर के बाद वापस ये देखने को मिला। राइट, तो साल भर बाद ऐसा हुआ है, लेकिन 5 हफ्ते तक लगातार घटने के बाद अगले हफ्ते निफ्टी करीबन 0.4% बढ़कर बंद हुआ है। 5 हफ्ते जब गिरा था, हाँ, उसके बाद 0.4%। हालांकि अभी मुझे आपको ऐसा कोई रीजन तो नहीं दिख रहा कि जिस वजह से आप ये कहें कि इस हफ्ते जब हम एक्सपायरी खत्म कर लेंगे मंथली, शुक्रवार को हम 19,550 या 19,650 के ऊपर बंद होंगे, ऐसा लग तो नहीं रहा। अभी तक तो ऐसा कोई संकेत है नहीं। लेट्स सी। और जो बैंक निफ्टी में लगातार 4 हफ्तों का फॉल है, वो जनवरी 2022 से फरवरी 2000, यानी कि ये तो 1.5 साल बाद अब हुआ है कि बैंक निफ्टी बंद हुआ है। उसके बाद वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी 5.5% भागा है। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ हद तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। आई थिंक लास्ट वीक ये बैंक निफ्टी में एक अटेम्प्ट भी आया था एक ब्रेकआउट करने का, बट वो सस्टेन, बैंक निफ्टी ने कोशिश की थी 45,000 तक पहुंचने की, रुक नहीं पाए, टिक नहीं पाए, और 44,600 के ऊपर बंद नहीं हो पाए। सो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग चीज है। बट हो सकता है वीकली एक्सपायरी के, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हम जा रहे हैं, हल्के हैं हम लॉन्ग साइड पर, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्पेशली शुक्रवार की गिरावट के बाद बाजार काफी हल्के निफ्टी पर, और अभी तक आपको पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस दिखी है, कोई बड़ी बात नहीं। आज निफ्टी आउट परफॉर्म करने के कारण हो सकते हैं, पहला ये कि रिलायंस की एजीएम है, तो आज रिलायंस एजीएम के पहले तो कम से कम और नहीं घटना चाहिए, क्योंकि कमजोर होकर एजीएम में जा रहा है। करेक्ट सर। तो दूसरा ये कि एजीएम में सबका फोकस इस चीज को लेकर है कि जियो फाइनेंशियल के आगे क्या प्लान आते हैं। राइट सर। क्योंकि सबको एक तरफ जो लोग बुलिश है वो ये सुनना चाहते हैं कि जियो आगे करेगा क्या, है ना। सबको बड़ी बड़ी उम्मीद है कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, बड़ा प्लेयर आया, ये तो वो सुनना चाहते हैं। और दूसरा ये लोग जो पिछले 4-5 सर्किट जो लगे हैं, नीचे स्टॉक आया है, जो बेरिश है वो ये मान के चलते क्या अभी तक तो कुछ है ही नहीं कंपनी में, किस बात का इतना वैल्यूएशन, हाँ, है ना। तो उनको भी सुनना है कि अगर कुछ नहीं कहा तो फिर हमारा व्यू सही है, फिर तो 160-180 आना चाहिए। और जो लोग बुलिश होकर खरीद के बैठे हैं वो भी सुनना चाहते हैं कि हाँ, म्यूचुअल फंड में क्या करोगे, फाइनेंसिंग में क्या करोगे, यूपीआई में क्या करोगे, पूरा प्लान बताओ। क्या आप भी कुछ ऐसा डिस्रप्शन टाइप कर लोगे ब्रोकिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में, वेल्थ मैनेजमेंट में। सो एक्चुअली आज जो रिलायंस की एजीएम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जियो फाइनेंशियल को लेकर क्या प्लान सामने आते हैं, और वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर आपके लिए दोनों ही स्टॉक के लिए हो सकता है, रिलायंस के लिए भी और जियो फाइनेंशियल। दूसरा, अदानी के मामले को लेकर रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब सुनवाई होनी है कल, 29 कल सुनवाई होनी है, कल सुनवाई होनी है। अब रिपोर्ट सबमिट हुई, रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, राइट। उसमें ये समझा जा रहा है कि 2 मामले को छोड़ के बाकी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। सो आई थिंक उसको मार्केट कैसे देखता है, अभी तक मार्केट ये मान के चल रहा है कि कोई खास नेगेटिव नहीं आया, सिर्फ रिपोर्ट सबमिट किया, उसका स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया, ये आया है, एक्शन कुछ भी नहीं आया। सो आज दोनों ही ये बड़े ग्रुप है, इनके स्टॉक किस तरह से एक्शन करते हैं ये बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे। और दोनों में अगर पॉजिटिव साइड का मूव होता है तो फिर जो बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते आउट परफॉर्मेंस दिखाई, बैंक निफ्टी बोलेगा चलो कोई बात नहीं, आपसे ना हो तब मैं हूं, मैं तो तब कर लूंगा, चल जाऊंगा, अभी आप चल सकते तो आप थोड़ा सहारा दीजिए। सो थोड़ा सा निफ्टी आउट परफॉर्म करने की कोशिश इस केस में कर सकता है। टेक्निकली निफ्टी ज्यादा कमजोर है, बैंक निफ्टी कम कमजोर है, लेकिन आज न्यूज फ्लो के हिसाब से ये निफ्टी के लिए लिटमस टेस्ट है। अगर निफ्टी को बढ़ना है तो आज ही बढ़ना है, नहीं अगर आज नहीं बढ़ पाता निफ्टी तो इसका मतलब क्लियर है आप 18,800-19,000 आ रहे हैं। अच्छा, ये भी हो गया 100%। अगर आज निफ्टी खराब हो जाता है और आज फिर से आप नेगेटिव बंद होते हो, ठीक है, और अगर 19,200 के नीचे बंद होते हो तो दीप 18,800-19,000 आना ही है आपको। अच्छा, हाँ, फिर कोई चारा नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज 9.15 पे क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं, 3.30 पे क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 19,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए और 19,200 के नीचे की नहीं चाहिए। 19,200 के नीचे की बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ गया। ये है। बैंक निफ्टी अभी भी सेफ है। बैंक निफ्टी जब तक 43,850 के ऊपर बंद हो रहा है कोई टेंशन है नहीं। 44,500 44,600 के ऊपर बंद होगा तो मजा आ जाएगा।
वैसा है। सो दोनों तरफ पिलर के इधर 44,500 के ऊपर बंद होने पर और तेजी बनेगी, 43,850 के नीचे बंद होने पर थोड़ी कमजोरी बढ़ सकती है, ये ध्यान में रखें। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते एक्सपायरी, ये भी बड़ा फोकस रहने वाला है, लंबी एक्सपायरी रही है, 5 हफ्ते का आपने एक्शन देखा है, तो उस पर ही आएगा। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं, बताएं क्या करना है। पहले आज की कमेंट्री में दे दूं कि जैसा मैंने कही कि आपको 19,300 के ऊपर बंद होना ठीक है, बैंक निफ्टी अभी भी सेफ जोन में है, और रिलायंस और अदानी ग्रुप के शेयरों का मूव आज बाजार का मूड डिसाइड करेगा। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है इंडाइसेस के लिहाज से देखें, और एशिया भी रिएक्शन दे रहा है तेजी की तरफ। हल्की फुल्की खरीदारी आपको गिफ्ट निफ्टी में भी नजर आ रहा है। थोड़ा मूड ठीक है, थोड़ा मूड ठीक है, बुरा नहीं है कम से कम। संकेत में 3 न्यूट्रल है, FIDIs और FNO। मैं आगे विस्तार से आपको बता दूंगा, आप कहें तो FIs के मैं यही बता सकता हूँ। FIs के संकेतों में वैसे देखेंगे तो आप 4,600 करोड़ की बड़ी बिकवाली कैश में, सामने स्टॉक फ्यूचर्स 436 करोड़ के खरीदे, यानी कि 4200 करोड़ के स्टॉक्स उन्होंने बेचे हैं। लोकल फंड ने 1414 करोड़ का खरीदारी किया है और 1265 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। सो उस लिहाज से ऐसे देखेंगे तो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो खराब ही दिख रहे हैं। अब कुल मिला के पेटीएम, जियो फाइनेंशियल, अमर एंटरप्राइजेज, उनो मिंडा, ये सब मिला के देखेंगे तो दीप 3600 करोड़ की तो एक कोई रिवर्स सेंड करके, पता नहीं कोई वायर सेंड करके एक कंपनी है, उसमें 2300 करोड़ की और ब्लॉक थी। अगर उसको हटा के देखें तो 3600 करोड़ के ब्लॉक डील्स हैं। अब 3600 करोड़ की ब्लॉक डील के लिहाज से देखें तो FIs के नंबर थोड़े खराब हैं, मजबूत नहीं है, क्योंकि सामने इंडेक्स भी बेचा है। तो FIs की बिकवाली का प्रेशर है जो ऊपर उठने से आपको इनकार करेगा। एक ही समस्या है हमारे, इतनी ग्लोबल मार्केट्स की भी दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत FIs की बिकवाली की ही है, बाकी कम है। तो फ्राइडे से पहले थोड़े बेहतर जरूर हुए थे, एक दिन पॉजिटिव दिखा तो हम ऐसे भाग गए, 1900 हो गए, उधर 45,000 हो गए, और भाई साहब उसी दिन लगा सब कुछ ठीक हो गया, तो वही दिन हो गया। इंट्राडे में समझ नहीं आया क्यों धोया, बाद में समझा कि रात को अमेरिका बहुत घट गया था, तो अमेरिका का अंदाजा पहले ही लगा दिया था, डाउ फ्यूचर्स नहीं लगा रहे थे, हमारे मार्केट ने लगा दिया था, वैसा है। तो वो उसी दिन, मतलब उस दिन की तो पिटाई, आप छुट्टी पे थे ना, बढ़िया था ना। अरे भाई साहब बहुत मतलब खराब होता है जिस दिन मतलब अच्छा मूड आप बना के आप आओ, बोला आज तो ऐसा दिन है कि आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकते हो, और वहीं से पिटाई हो जाए। 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर से निकला, बैंक निफ्टी ऊपर से 500-600 पॉइंट निकला, तो तकलीफ तो देता है ना। सो वो दिन था, फॉल्स ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ। क्या फ्राइडे फॉल्स ब्रेकडाउन नीचे की तरफ था निफ्टी का? याद है कि 19,300 के नीचे निफ्टी को बंद नहीं होना चाहिए, हुआ है 35 पॉइंट नीचे। अगर यहाँ से हम बच जाते हैं, आजकल में अब इसके नीचे नहीं बंद होते 19,300 के नीचे, तो एक आध दिन का हो सकता है कभी कभार, ये इसलिए आज क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 19,300 के ऊपर बंद हो। गॉट इट सर। वैसे बड़े लेवल्स 19,200, 19,235 आज का पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ ना ही टूटा। और इसलिए भी उम्मीद करता हूँ, देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसके नीचे है ना कोई जगह ही नहीं है मेरे पास ढंग की, सीधा 200 पॉइंट नीचे। गॉट इट। 18,975, 19,025, बीच में कोई ठीक ठाक सा सपोर्ट है नहीं। कहाँ जाके रुकेगा, कहीं तो रुकेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहाँ होगा अभी पता नहीं है। राइट। तो ये आपके लिए नीचे सीधा 200 पॉइंट का नीचे का सपोर्ट जोन है। ऊपर 19,325, 19,365, ये आपके लिए पहला हायर जोन है। पार करके निकले तो 19,400, 465 फर्स्ट क्लास सप्लाई जोन है। जितना मन करे वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करें, शॉर्ट भी करें। बैंक निफ्टी 43,950, 44,075, इस रेंज में आने पर ही आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। इसके ठीक नीचे 43,750, 43,850 बेहद मजबूत खरीदारी की जगह निकल कर आती है। ऊपर की तरफ 44,425, 525, ये तो कम से कम हम आज देखेंगे ही। इस रेंज में पहुंचने के बाद देखेंगे कि और मजबूती बनती है क्या। अगर बनी तो 44,775 से 44,950 तक जाने की कोशिश हो सकती है। बेसिकली आप ये समझ लें दीप, नीचे में 43,800, 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 44,800, 45,000 स्ट्रॉन्ग रुकावट। ये 1000 पॉइंट की रेंज आपको ब्रॉडली खेलनी है। गॉट इट। ठीक है सर, क्या करें? एक तो डेटा थोड़ा समझा दें, FIs की पोजीशन। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटी है, 44 से 40% आई है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के घट कर आए, थोड़े बड़ी इवेंट के पहले हल्के थे बाजार। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 19,200 होता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। 25 पॉइंट नीचे 19,175 का रखा है, और इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। इसके साथ कुछ ना, यही रखना है 19,175, यही रहेगा। आपको छोटा करना कर लो कि 19,265 के नीचे अगर आज बंद होता है, मैं स्टॉप लॉस लगा के निकलना चाहता हूँ, अलाउ है। ठीक है, नीचे और नहीं करना कि नहीं मैं तो 19,000 का रखूंगा ना, 19,175 बस। ठीक है। ठीक है। बैंक निफ्टी
इंट्राडे 43,950, क्लोजिंग 43,850, यही रखिए, ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। शॉर्ट साइड पर निफ्टी में इंट्राडे 19,400, क्लोजिंग 19,465 निकल कर आता है। एक चीज़ कहूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 5-25 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा के डिसाइड कर ले जी, है ना। कई बार क्या होता है, एवरेज क्लोजिंग कुछ अलग आ रही होती है। फॉर एग्जांपल 19,265 की क्लोजिंग आई है, एक्चुअली बंद हुई तब मालूम कितना था, 19,230 230 था, 30-35 लोएस्ट पे जाके हाँ, एवरेज होकर ऊपर आ गए। तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा सा 3 बजे के बाद अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, ठीक है। बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा 44,550, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है सर। नई पोजीशंस फिर क्या? खरीदा निफ्टी 19,175 के स्टॉप लॉस के साथ 19,200-235 की रेंज में मिल जाए तो कहना ही क्या, और भी अच्छा है। लेकिन स्टॉप लॉस 19,175 करिए इसको, स्टॉप लॉस 200 नहीं, 19,175 स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 19,300, 325 और 365, 3 छोटे टारगेट हैं आपके लिए, ठीक है। 400, 425 और 465, 3 बड़े टारगेट जिसके लिए करनी है आपको निफ्टी में खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए बढ़िया जगह जहाँ से शुरू होती है वो 19,400 से होती है। 19,400 से 465 की रेंज बहुत बढ़िया, लेकिन मूड माहौल को देखकर आप 365 पे भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर हैं, 3-4 टुकड़ों में बेचना चाहते हैं, 19,365 पे थोड़ा बेच दिया, 400, 425 पे थोड़ा और 465 पे और 2-3 टुकड़ों में आप आराम से बेचिए ऊपर में, और स्टॉप लॉस लगाइए 19,500 का। टारगेट जो बनेंगे 19,325, 302 छोटे टारगेट है, 265, 235 और 200 तक के आगे के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, चलिए बैंक निफ्टी खरीदना है। एक ऐसी रेंज यहाँ पे तो थोड़ा तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन आए तो खरीदिए जरूर। अच्छा, अगर आ जाए तो खरीदिए जरूर। 43,850, 44,000, ये 150 पॉइंट की रेंज में 2 टुकड़ों में ले लीजिए। ठीक है। 850 पे थोड़ा, 44,000 पे थोड़ा और, ठीक है, 2 टुकड़ों में लीजिए। 43,675 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 44,075, 125 और 203 छोटे टारगेट है, 44,275, 44,350 के मीडियम टारगेट। ज़्यादा लालच भी नहीं, 350 पॉइंट मिलाना बहुत बढ़िया। ऐसे मार्केट में लेके पैसा बना रहे हो, यही अपने आप में अचीवमेंट है ना। एग्जैक्टली बन रहा है पैसा लेके, वही बड़ी बात है। सही बात, ठीक है। दूसरा तरीका ये दीप की जब अपने को पता है ये आना थोड़ा सा मुश्किल है तो 43,950 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। आज बैंक निफ्टी में खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर बाकी स्टॉक्स चलते हैं दिग्गज तो बैंक निफ्टी को चलने की जरूरत नहीं है। राइट। पिछले हफ्ते की आउट परफॉर्मेंस के बाद बैंक निफ्टी आज आराम कर सकता है। अच्छा, हाँ, तो जरूरी थोड़ी कि हर सेक्टर या हर इंडेक्स या हर स्टॉक हर रोज भागे। राइट। तो पिछले हफ्ते कर दिया ना इन्होंने बचाया है ना आपको, बढ़िया काम। अगर इस हफ्ते आज ना भी चले तो कोई ऐसी चिंता नहीं, और अगर चलता हुआ दिखे तो ही आपको कूदना है, अदरवाइज एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आपको नहीं लेना है। आपको लगे कि नहीं बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट आपको दूसरों से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है 43,950 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 44,350, 44,425 2 छोटे टारगेट हैं, 44,500, 625 2 मीडियम टारगेट है, 725, 825, 875 और 44,950। बेसिकली 45,000 तक की जगह बनती है अगर हाँ आप 44,000 के नीचे नहीं जाते हैं तो ये आपके लिए खरीदारी करने की राय है। ठीक है सर। बेचने का बेचे, जितना 45,000 के नज़दीक बेचेंगे उतना बढ़िया। 44,800 से 45,000 बढ़िया रेंज है जहाँ बेचना चाहिए, इसलिए मैंने रेंज जो दी है 44,775 से 950 की रेंज में 2 से 3 टुकड़ों में आपको बेचना है। इतना ऊपर जाएगा? चांस कम है, जाए तो बेचे। हाँ, ठीक है। देखो ये ऐसा मार्केट है दीप की, वो आप मतलब गात लगा के बैठे हुए शिकारी की तरह वाला काम है। उछल कूद करके भाग के बंदूक लेके ऐसा इधर ढूंढने मत जाओ। आगे आपके एक जगह बैठ जाओ, शांति से अपनी पानी की बोतल रखो, नाश्ता रखो, है ना, और आराम से रेडी रहो। बंदूक को निशाना बना के एकदम बराबर, वो उसमें भी वो क्या ट्राइपॉड लगा के जो है ना सेट कर दो, ताकि हाथ में वजन भी ना आए। आराम से बैठे रहो, आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा जरूरी है, मतलब कि अगर मतलब 2 में से एक चीज डिसाइड करिए, आपको शिकार करना है या शिकार बनना है। पता चला शिकार करने जाए खुद शिकार बन गए। हाँ, तो वो सब पुराने जमाने में होती है ना कहानी। मेरे दादाजी बड़े भारी शिकारी थे, बोले शेर का क्या हुआ, फिर क्या एक दिन शेर ने शिकार कर लिया। वैसा भी हो सकता है। आराम से अपने रेंज में लेवल में आए तो बेची, नहीं तो कोई हड़बड़ी नहीं। और फिर भी अगर आपको इन बिटवीन कभी कुछ करना है तो स्टॉप लॉस के साथ कर लीजिए। अगर बहुत एग्रेसिव बेचना ही चाहते हैं तो फिर 44,500 के आसपास थोड़ा बहुत मौका बनेगा, वहाँ बेचना चाहें तो बेच दें।
44,600 का स्टॉप लॉस लगाकर, इतना ही है जी। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके लिए, अदरवाइज हायर लेवल्स पर ही करना है जो आपके लेवल्स हैं जी। ठीक है सर। बाय द वे बैन लिस्ट में बहुत बदलाव हुए हैं सर। 2 स्टॉक्स नए आ रहे हैं आज बैन में, एस्कॉर्ट, सन टीवी, बट उसके सामने 5 स्टॉक्स बैन से बाहर आपको जाते हुए दिख रहे हैं। डेल्टा कॉप, जीएनएफसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मेट्रोपोलिस और पीएनबी। तो बैन लिस्ट में बदलाव हुए हैं। 11 की बैन लिस्ट में अब 8 स्टॉक्स हैं। एस्कॉर्ट, सन टीवी की फ्रेश एंट्री, आरबीएल, जीएमआर, बीएचईएल, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट्स, मन्नापुरम, ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। अच्छा, वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? 19,300 सबसे इंपॉर्टेंट यही है दीप कि 19,300 के पुट पर 58 लाख शेयर हैं जी। कॉल्स में 1 करोड़ 2 लाख शेयर, 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 19,300 के ऊपर निकल कर आप टिक जाते हैं 19,325 के ऊपर, तो हल्की फुल्की कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग होगी, हल्की फुल्की। ये ध्यान रखना है। वो होगी जो 19,400 तक ले जाने की कोशिश कर सकती है, कहीं कहीं 19,325, 365, 400 कहीं जाकर रुकेंगे, 400 को पार करना मुश्किल होगा। नीचे इमीडिएटली छोटा सा सपोर्ट 19,200 पर है, जहाँ 62 लाख शेयर है, लेकिन उसके बाद 19,000 पर 85 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो अपने डेटा डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी का डेटा बहुत ही कम है, नीचे में 44,000, जहाँ पर आप उसके और ऊपर में 44,500, 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों ही जगह है। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। आइए, स्टॉक्स पर भी आज भरपूर फोकस होने वाला है। लेते हैं अनिल जी की तरफ से उनका स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, क्या चुना है आज? खरीदारी करने की राय और खरीदना हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक जोमेटो में आगे वापस से खरीदारी करनी है। छोटा सा स्टॉक 90 रुपये का लगाकर खरीदना है जी। 93 रुपये 50 पैसे, 95 रुपये और 97 रुपये, 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 2 वजह जिस वजह से खरीदारी करनी है। जी सर। एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कि जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करना शुरू किया है। ये प्लेटफॉर्म फीस क्या है? अगर आप जो भी जोमेटो के जरिए ऑर्डर करते हैं तो इस ऑर्डर में 2 से 3 रुपये, कहीं कहीं 2 रुपये, कहीं कहीं 3 रुपये प्रति ऑर्डर वो फीस चार्ज कर रहे हैं। और ये अक्रॉस प्रोडक्ट्स, अक्रॉस सिटीज़ है। किसी भी शहर में करें, किसी भी प्रोडक्ट पर करें, 2 से 3 रुपये। अब 2 से 3 रुपये देने में आमतौर पर कस्टमर को अखरता नहीं है, पता भी नहीं चलता कि लिया होगा 2 रुपया, ठीक है ना। लेकिन जोमेटो के लिए ये प्रॉफिट कमाने के लिहाज से बड़ी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। और जो वो प्रॉफिट में लाने की तैयारी उनकी है लगातार बार बार, और जो समय से पहले करने की, उस पर बड़ा एक्शन हो सकता है। इसी को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट लिखी है, और वो रिपोर्ट आज आई है, और उस पर टारगेट उन्होंने 115 रुपये का जोमेटो के लिए रखा है। सो आई थिंक उसका बड़ा फायदा मिल सकता है। स्टॉक वापस से ट्रिपल डिजिट की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है वैसे भी रिजल्ट आया था, रिजल्ट के 97, 98 जो भी मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 100 तक चला गया था, उसके बाद 100 से वापस 90 आ गया। 10% का अच्छा करेक्शन भी हो गया। अब अच्छे एक ट्रिगर की जरूरत थी, 2 ट्रिगर मिल रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म फीस का मैनेजमेंट ने स्मार्टली काम किया, और दूसरा मॉर्गन की रिपोर्ट का। तो मुझे लगता है ये स्टॉक फिर से खरीदने के लिहाज से एक्शन में हो सकता है। जिन लोगों के पास पड़ा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर, उन्हें तो कोई हड़बड़ी जल्दबाजी करनी ही नहीं है बेचने की। सिंपल सी चीज़ है, पोर्टफोलियो स्टॉक। गॉट इट। चलिए, तो ये आपके लिए जोमेटो आज के लिए भी खरीदें, पोर्टफोलियो में तो होल्ड करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। तो भी अनिल जी का व्यू तो इस पर पॉजिटिव ही रहा है। आइए फिर बाकी स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। हमारे साथ कुशल, अरमान और साथ ही आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और खबरों के साथ। मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज नंबर्स में पीएनजी, हाइजीन एंड हेल्थ केयर के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं, तो उस पर फोकस रहेगा। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एजीएम भी आज ही होगी। यूनिकेम लैब, यहाँ पर जो इप्का लैब ने ओपन ऑफर जारी किया था अपना, वो खुलता हुआ दिखेगा। 8 सितंबर तक ये ओपन ऑफर खुला रहेगा। जहां तक आईपीओ अपडेट का सवाल है, विष्णु प्रकाश आर पंगोलिया, इसका आईपीओ आज बंद हो जाएगा। डे 2 अपडेट के लिहाज से मैं बताऊं आपको, कुल मिलाकर 10.7 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है ये आईपीओ, और साथ ही रिटेल निवेशकों का हिस्सा लगभग 13 गुना भरा है। जहां तक खबरों की बात है, केआरबीएल, एलटी फूड्स समेत तमाम जो राइस स्टॉक्स है वो फोकस में रहने वाले हैं। जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। खबर यह है कि सरकार ने पारबॉइल्ड राइस के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगाई है। 16 अक्टूबर से ये प्रभावी हो जाएगा। और यहाँ पर जी बिजनेस ने सबसे पहले ही आपको बताया था कि बासमती चावल और गैर बासमती चावल पर फैसले के बाद अब यहाँ पर बाकी बची जो कैटेगरीज है वहाँ पर ड्यूटी लगने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर ये ड्यूटी लग चुकी है।
साथ ही ब्राइटकॉम ग्रुप फोकस में रहेगा। यहाँ पर ईडी की तरफ से 23 अगस्त को जो छापेमारी की गई थी उस पर एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज कंपनी जो है यहाँ पर जारी की है और सेबी के ऑर्डर के बाद फिमा नियमों के उल्लंघन की जांच होती हुई दिखी थी और विदेशी सब्सिडियरों में 868 करोड़ के इम्पेयरमेंट में उल्लंघन हुआ है। साथ ही प्राथमिक जांच पर यह पता चला है कि कंपनी ने खुद अपने प्रेफरेंशियल इशू को फाइनेंस भी किया है। तो यहाँ पर ये सारे अपडेट है। कंपनी के सीएमडी सुरेश रेड्डी और सीएफओ नारायण राजू ने इस्तीफा दिया है। 27 अगस्त से ये इस्तीफा प्रभावी हो चुका है और कंपनी के नए सीईओ और सीएफओ की खोज शुरू भी हो गई है। तो ये एक अपडेट है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। ओके, ब्राइटकॉम बड़ा अपडेट आया ओवर द वीकेंड, देखते हैं इस पर आज कैसा रिएक्शन आएगा। अरमान, मॉर्निंग बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले आपको अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल करते हुए दिखे हैं। कुल 24 में से 22 में जो है फाइनल जांच रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है और इन 2 मामलों में जहाँ पे अगर आप बात करें वहाँ पे जो बाकी है उसमें बाहरी एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है। वेदांता यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपनी को लगभग 9,545 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है। राजस्थान ब्लॉक मामले में कंपनी ने आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो जीतते हुए दिखे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर कंपनी को लगभग 3,290 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं और ये नए रक्षा और गैर रक्षा क्षेत्र में कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो वहाँ पर कंपनी को लगभग 2,240 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिला है। ये इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क से जुड़े अलग अलग काम के लिए इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जीआर इंफ्रा और पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 25 अगस्त को अगर आप बात करें तो मैसेज दिबांग पावर को एनएचपीसी से ऑर्डर मिला है जिसमें प्रोजेक्ट के लिए जो बोली है लगभग 3,635 करोड़ के आसपास की लगती हुई दिखी है और ये अगर आप ऑर्डर देखें तो लगभग 86 महीनों में इस काम को जो है पूरा करना है। BML यहाँ पर कंपनी को एक रशिया की जो एक कंपनी है उससे इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है और ये जो BML के डोजर्स हैं उसके लिए इनको लगभग 163 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर US FDA ने कंपनी की हैदराबाद की जो फैसिलिटी है उसकी प्री मार्केट जांच की है और इस जांच में फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां जो हैं वो जारी करते हुए दिखे हैं। और अंत में इंडियन बैंक पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 30 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी, उसमें QIP या फिर FPO या फिर राइट इशू के जरिए लगभग 4,000 करोड़ जो है तक फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और बड़ी खबरें। कुशल, आप भी बताएं कुछ और खबरें और जो इतने सारे फंड एक्शन, बल डील्स, बाकी सारे एक्शन हुए हैं वो कैसे रहे हैं? बिल्कुल दीप, सबसे पहले L&T IOC जैसे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी ने GH4 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से नई जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया है और ये गठन ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए ये जॉइंट वेंचर किया गया है जिसमें कंपनी की जॉइंट वेंचर में हिस्सेदारी 33.3% की है। CCL प्रोडक्ट्स वियतनाम में एनगॉन कॉफी कंपनी में एक प्रमुख इक्विपमेंट खराब हो गया जिस कारण से प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आएगा और कंसोलिडेटेड बेसिस पर इन्होंने अपडेट दिया है कि नॉर्मल नेट प्रॉफिट पर लगभग 6 से 10% का असर हो सकता है। साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर IT डिपार्टमेंट से करीबन 20 करोड़ की डिमांड नोटिस इनको मिलती हुई नज़र आई है और यहाँ पर जो एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का उसके तहत रिड्यूस्ड कॉर्पोरेशन टैक्स रेट आदि की जो की गई थी यहाँ पर घरेलू कंपनियों के लिए प्रभावी होती हुई दिख रही है। साथ ही यहाँ पर TD पावर, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती हुई दिख रही है जिसमें पिछले हफ्ते कंपनी के मैनेजमेंट से फंड मैनेजर ने मुलाकात की थी। कंपनी के प्रमोटर के बीच चल रहे विवादों पर चर्चा हुई थी और फंड मैनेजर्स ने प्रमोटर के हिस्सा बिक्री के पहले डिस्क्लोजर नहीं देने पे चिंता जताई है। 30 जून को कंपनी के प्रमोटर ने करीबन, आपको याद होगा, 24.2% हिस्सेदारी बेची थी। और अंत में इंडोस्टार कैपिटल खबरों के लिहाज से जहां पर कंपनी ने अपने लेगेसी कॉर्पोरेट लोन बुक का सिग्निफिकेंट हिस्सा फिनिक्स ARC को बेचा है। स्टेज 2 टैग जितने भी अकाउंट्स थे वहां पर कुल आउटस्टैंडिंग ड्यूज 915 करोड़ के थे तो ये इन्होंने बेच दिया। और अंत में 2 डील्स हैं जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लगभग 3.72 करोड़ शेयर्स यहां पर खरीदे हैं। इक्विटी के हिसाब से 0.6% हिस्सेदारी है, 202 रुपये 80 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। अंत में ग्लोबल स्पिरिट्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने यहां पर लगभग 90,000 शेयरों की हिस्सेदारी, 90,000 शेयर बेचे हैं। हिस्सेदारी 3.36% से घटकर अब 3.05% हो गई है। ओके, ये है आपके लिए सारा का सारा फंड एक्शन और ढेरों खबरें भी। ब्रोकर रिपोर्ट्स आई, चलते हैं आशीष के पास। FIR
मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रहे हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम, यहाँ से पहले आपको सीएलएसए की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आ रही है। 3060 रुपये का टारगेट दिया गया है, 2468 का भाव चल रहा है। मान रहे कि बड़े केपेक्स प्लान है, 2024 से यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य अगर आप देखें तो उन्होंने 2050 से बढ़ाकर 2087 रुपये कर दिया है। 1562 का भाव चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जब से आईसीआरआर आरबीआई की तरफ से लगाया गया तब से स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अब ये मान रहे हैं कि थोड़ा रिबाउंड भी आपको देखने को मिलेगा। बीपीसीएल, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। जो लक्ष्य वो 425 से बढ़ाकर 485 कर दिया, 350 का भाव चल रहा है। एम्फेसिस पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से एनालिस्ट मीट के बाद रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और जो लक्ष्य वो 2400 का दिया है, 2392 के आसपास, यानी करंट मार्केट प्राइस के करीब पे टारगेट दिया गया है। लेकिन जेपी मॉर्गन लंबे समय से बेरिश हैं, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1500 रुपए के टारगेट के लिए। डिक्सन टेक, ये भी स्टॉक रडार पर रखेगा। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट उन्होंने किया है। 2727 से बढ़ाकर 4033 कर दिया है। स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 4860 रुपये। ये मान रहे कि पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक में करीब 30% की तेजी आपको देखने को मिली है। थोड़े से अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो ये इनके लिए चुनौती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य जो है 3471 से बढ़ाकर 4365 कर दिया, 3910 रुपए की क्लोजिंग चल रही है। एमएनएम फाइनेंस, सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, 294 का भाव, 360 का अच्छा टारगेट। बीईएल, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 133 का भाव, 154 का टारगेट दिया। कुछ नए ऑर्डर्स मिले, इसके बाद ये रिपोर्ट आई है। जोमैटो पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहां पर प्लेटफॉर्म फीस जो 2 रुपए की लगाई गई है, इसके बाद जो मॉर्गन स्टैनली इनका भरोसा बढ़ा है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। 91 रुपए का भाव है, 115 रुपए का टारगेट है। डिलीवरी पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और ये मान रहे कि ई कॉमर्स को प्ले करने के लिए एक बेहतरीन प्रॉक्सी प्ले है, तो खरीदारी करेंगे। 460 का जो टारगेट था इनका, इससे बढ़ाकर इन्होंने 520 का टारगेट दिया। और अंत में इंडोस्टार कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 175 का भाव, 127 का टारगेट। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द वीक। कुणाल जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी, आज कुछ राहत से महसूस हो रही है अनिल जी, और आपको भी दिन के दौरान अगर कुछ अनिल जी राहत महसूस हो तो अनिल जी बताइएगा, फिर उसका कारण तलाशेंगे अनिल जी। जरूर, लेकिन आपकी जो ये राहत वाली फीलिंग है, पहले एक बार आप पिक ऑफ द डे बता दें, उसके बाद मैं बताता हूँ जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है टाइटन में। मुझे लगता है कि टाइटन में जिस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है, जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं बाजार में, जब हमने करेक्शन भी देखा, टाइटन अनिल जी टिका रहा और 3000 के स्तरों के ऊपर लगातार स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर 3025 3025 का एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 3120 का और दूसरा लक्ष्य होगा 3170 का। तो खरीदारी की राय है अनिल जी टाइटन। टाइटन में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। 3025 का स्टॉप लॉस, 3120 3170 के टारगेट के लिए। ये है पिक ऑफ द वीक। कुणाल जी, दूसरी भी बताइए पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, दूसरी जो पिक ऑफ द वीक है अनिल जी, वो तो अनिल जी घूमने फिरने, अनिल जी पर्यटन के लिए, सैर सपाटे के लिए निकली हुई है। हाँ, जब अनिल जी लौट आएगी तब मिलेगी अनिल जी। मुझे बंसल जी बोल के गए, मेरी छुट्टी में जब भी छुट्टी पे रहूं तो आप बिल्कुल सारी कुणाल जी से डबल पिक। तो अगर आप राहत महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। वो शरीर से यहाँ नहीं है, आत्मा उनकी यही आसपास ही है आपके कहीं कहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पिक ऑफ द वीक भी आपको 2 लेनी है। हाँ, बोले मेरी भी कुणाल जी देंगे। पावर ऑफ अटर्नी है। पावर ऑफ अटर्नी आपको भी देखे गए देने के लिए और मुझे भी देखे गए लेने के लिए। ओके, चलिए, कुणाल जी की तरफ से टाइटन पर खरीदारी करने के लिए आए और हमारे बंसल जी 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर इस वक्त घूमने फिरने के लिए आज से, कुछ काम के लिए आज से, 2 नहीं। आइए हिमांशु जी का भी स्वागत किया जाए। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक रहेगी परसिस्टेंट सिस्टम्स, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छा बेस बनाने के बाद एक अप मूव के लिए तैयार है और इस हफ्ते शायद ये स्टॉक एक नया ट्रेजेक्टरी में ब्रेकआउट देता हुआ नजर आए।
₹5,137 के आसपास का बंद है। तो थोड़ा सा कोई डिप अगर ड्यूरिंग द वीक मिले या आज के सेशन में मिलता है, 5,075, 5,080 अच्छे लेवल्स हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में बैठता है। 5,000 के स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंस सिस्टम्स रहेगा इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 5,350 और उसके ऊपर 5,500 तक के टारगेट्स परसिस्टेंट सिस्टम्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये रहेगा इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके, पिक ऑफ द वीक परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। 5350 5500 के टारगेट के लिए। मेहुल कोठारी साहब का भी स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपको क्या पसंद है इस हफ्ते के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, आज का जो पिक फॉर द वीक है वो एक बाउंस कैंडिडेट है, वो है रेडिंगटन। रेडिंगटन मुझे 147 के स्टॉप लॉस से अच्छा लग रहा है। अपसाइड टारगेट है 172 का। ये करेक्ट हुआ 190 के आसपास, अब काफी ओवरसोल्ड हो गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास आया, जो कि 150 रुपए का डिमांड जोन है। तो यहाँ पर मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 170 या 175 तक का 1 या 2 वीक में। सो 172 के टारगेट के लिए रेडिंगटन को बाय करना चाहिए। 155 के आसपास 147 का स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट। तो कैश मार्केट का स्टॉक रेडिंगटन पसंद है मेहुल जी को। आइए सुमित जी का भी स्वागत किया जाए। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर इस हफ्ते की पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस हफ्ते जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अंदर पिछले 4-5 दिनों में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिला है। स्टॉक यहां से इस हफ्ते में एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। कोई भी डिप आता है आज या कल के अंदर छोटा मोटा, तो उस डिप में खरीदारी करें। 7,200 के आसपास इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 7,020 7,040 के पास का बनेगा, तो 7,020 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर पे जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 7,450 इसका पहला टारगेट होगा, 7,550 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बजाज फाइनेंस में खरीदारी करें। 7,020 के स्टॉप लॉस से 7,450 7,550 ये दो टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय बजाज फाइनेंस पर। आइए जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार। जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और पहला जो मैं पिछले हफ्ते जो पिक्स दिया हूं उनके बारे में बात कर लेता हूं अनिल जी। वहां पे मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे पिछले हफ्ते भी मैंने एक सेल पिक दी थी, और स्टॉक आइडिया जो है इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे बजाज ऑटो, और उसके पिछले हफ्ते भी मैंने सेल पिक दिया था। क्योंकि देखिए मार्केट्स ऐसे क्रूशियल जंक्चर पे है कि बहुत ज्यादा एक्सुबरेंटली बाय करना भी सही नहीं है। बढ़िया स्मॉल कैप मिड कैप में तो फिर भी तेजी बनी नहीं थी और हाइज भी बनाया, और वहां पे मैंने अभी भी बाय के आइडियाज ही रहेंगे। पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने कैप्टन पॉइंट लाया था, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है सेंचुरी प्लाईवुड्स। तो ये तो थे मेरे जो फ्राइडे शो के इवनिंग शो के अपडेट। और अगर यहाँ पे अगर आप बात करें तो जो इस वीक के लिए जो 5-6 पिक्स जो मैं देता हूं हर बार, इस बार है वंडरला हॉलिडेज। वंडरला हॉलिडेज मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है, जो कि मैंने जेम्स में, एसपीएल में, सब में ही रिसेंटली भी कवर किया, और जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और कुछ मुझे लगता है कि हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स सपोर्ट में आ जाए, तो एक टीसीएस के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। और कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जीएनएफसी, हालांकि बैन में रहता है, एफएनओ का स्टॉक है, बट फिर भी जीएनएफसी पे ध्यान दें, और एक सेरा सेरेटिव है। तो ये है जीएनएफसी आपके लिए बाहर कर दिया है सर हमने आज, आप चाहे तो दे सकते हैं जैन साहब। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो जीएनएफसी काफी करेक्ट हुआ है, अच्छा वैल्यूएशन है, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स थोड़ा बहुत चलते हैं। और मैं तो हर बार बोलता हूँ कि जब भी लास्ट में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी आती है तो वहीं पे मार्केट में करेक्शन आ जाता है। तो जीएनएफसी एक ऐसे लेवल पे है कि अगर आप बाकी सब जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उनके हिसाब से अभी भी बहुत सस्ते पे, और अभी भी परफॉर्म करना बाकी है रिलेटिव अगर स्ट्रेंथ देखें, तो मेरे हिसाब से जीएनएफसी को बिल्कुल देखा जा सकता है। के जीएनएफसी, टीसीएस, वंडरला हॉलिडेज, सेरा सैनिटरी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए जैन साहब की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आज खबरों का भी आपको इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। जैन साहब से भी हम बात करेंगे, कुछ राइस स्टॉक्स के बारे में भी बात करनी है। उससे पहले एक दो और काउंटर्स हैं जहां पर रखिए नजर, क्योंकि बड़े ऑर्डर विंस आते हुए दिख रहे हैं। बी लेटर की कंपनीज बढ़िया ऑर्डर विंस रहे हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं शुरुआत। करीब 3300 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से। कुल ऑर्डर बुक भी इनकी अब 11,400 करोड़ की आ गई है। मेहुल जी, पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट पर एक बार अपनी राय दें सर।
दीपांशु जी देखिए, काफी समय से सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बीएल की बात करें स्पेसिफिकली, तो फ्राइडे को जो कैंडल बनी थी वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, बट यहाँ पर फिर भी सपोर्ट के पास है। मैं समझता हूँ जब तक 130 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक काउंटर में स्ट्रेंथ जारी रहेगी, और अपसाइड में यहाँ पर लगता है 140 142 तक के पोटेंशियल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। 130 के स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म। ओवरऑल इसका स्विंग लो जो है 126 का, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। तो फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए। 130 का शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 140 142 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं एक या दो ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, तो मोमेंटम तो इस पर अच्छा है। 140 142 के ऑर्डर्स आ सकते हैं। BHEL, सुमित जी इस पर जरा राय दें। 2242 करोड़ के ऑर्डर्स इन्हें भी मिले हैं, ये भी एक्शन में रहेगा आज। वेल के अंदर दीपांशु मुझे लगता है कि पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल बढ़िया है। लास्ट 3 दिनों में ओपनिंग लेवल से थोड़ा सा दबाव आया, लेकिन ये एक अच्छी तेजी के बाद छोटा मोटा करेक्शन है। तो ये कोई भी डिप अगर और आता है 2-3 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। 108 110 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। 110 का लेवल निकलने के बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ बनेगा, और आने वाले दिनों में 115 से 120 तक का मूव भी देखने को मिलेगा। तो डिप में खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। ओके, तो ये है आपके लिए BHEL। BEML, हालांकि ये ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है इनके लिए, करीब 162 करोड़ का है कुणाल जी। बट एक बार BEML का चार्ट देखें, क्योंकि रिसेंटली कुछ बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर बुक इनकी काफी मजबूत रही है। BEML का चार्ट क्या कहता है सर 2100 पर? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु। कई बार पहले भी हम स्टॉक की चर्चा कर चुके हैं, और 2000 के लेवल्स पार कर लेने के बाद और भी मजबूत हुआ है। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। याद रखना चाहिए कि स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 2000 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में बने रहना चाहिए। स्टॉक और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, तो एक 1975 के आसपास का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए BEML। ऑर्डर विन यहां पर भी आ रहा है। हिमांशु जी, एक स्टॉक ऑर्डर विन से संबंधित आपके लिए ये है GR इंफ्रा। यहाँ पर भी रखी नजर, पटेल इंजीनियरिंग को भी रखी नजर, क्योंकि इनका एक जॉइंट वेंचर है 50-50, जिसे NHPC की तरफ से ऑर्डर मिला है। करीब 3637 करोड़ का ऑर्डर है। तो दोनों कंपनी के लिए करीब करीब 1820 करोड़ का ऑर्डर ये बनता है, इंडिविजुअल जो बेसिस पर आएगा। क्या राय बनती है सर GR इंफ्रा पर? यहाँ पर एक बार जरा राय दें। फ्राइडे को ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ था, बट डेज हाई पर बंद हुआ। डीप चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक अच्छा बेस, एक इंटरमीडिएट टर्म बॉटम 1000 रुपए के आसपास बना चुका है। और अगर आप स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन देखें तो लगभग पिछले करीब 7 से 8 हफ्तों से एक रेंज में ही स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, जहां पर 1200-1220 रुपए का अच्छा बेस है, और अपसाइड में 1300-1350 रुपए का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। लेकिन जिस तरह का पैटर्न है और जिस तरह की अपमूव यहाँ पर इस पैटर्न से पहले बनी है, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर दिया कि ये एक्चुअली अपसाइड में ब्रेकआउट इसका स्टॉक का इमिनेंट है, और आज या शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है, इवन फ्रेश खरीदारी भी करके चलने की सलाह रहेगी। क्लोजिंग बेसिस पर 1245 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1440 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए GR इंफ्रा, जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आएगा। राइस स्टॉक्स, जैन साहब जरा एक बार यहाँ पर अपनी राय दे दें। KRBL, LT फूड्स, सरकार ने पार बॉइल्ड राइस के एक्सपोर्ट पर 20% की ड्यूटी लगाई है, और अदरवाइज एक मिनिमम भाव लगा दिया है 1200 रुपए प्रति टन का, जिसके नीचे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़े रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स आए हैं। कैसे देखना है सर राइस कंपनीज के लिए? फ्राइडे को तो खैर बड़ी गिरावट थी, हमने भी इस खबर के बारे में बोला था ऐसा आ सकता है, और हमारी खबर पर भी मोहर लगी है। कोई राय सर इस स्पेस पे? इस स्पेस पे वैसे देखिए, बासमती चावल वाले स्टॉक्स तो देखिए बहुत बढ़िया कर रहे थे और करेंगे भी आगे, बट ठीक है, ये न्यूज एक नेगेटिव है, और 20% अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी राइस पे लगाते हैं तो सर्टेनली जो इनका एक अच्छा रन चल रहा था, और क्योंकि ये पर्टिकुलरली मैंने जितने भी बासमती राइस के जो प्लेयर्स देखे, एक के बाद एक सबको हमने रेकमेंड किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। KRBL, LT फूड्स, चमनलाल सेठिया और भी छोटे कुछ प्लेयर्स हैं, बट इस न्यूज की वजह से हमने उस दिन भी रिएक्शन देखा और आज भी देखने को मिल सकता है। और जनरली एग्री कमोडिटीज में यही एक रहता है कि ये कोबवेब सिंड्रोम चलता है इनमें, जब भी ऐसा होगा कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगी, फिर वापस से यहाँ पे खपत ज्यादा बढ़ेगी, बिजाई ज्यादा होगी, फिर वापस से ये साइकिल चलता है। सो ये एक लंबा साइकिल होता है, बट फिर भी
जिन्होंने निवेश कर रखा है, मैं ये बोलूंगा कि वो लोग अननेसेसरी एग्जिट नहीं करें इन फॉल पे पैनिक करके। मार्केट्स भी थोड़े सबड्यूड हो गए हैं और न्यूज अगर नेगेटिव आती है तो उसका रिएक्शन नेगेटिव आता है। बट यही न्यूज ऐसा नहीं कि बहुत पहले से नहीं थी, बट उस टाइम पे मार्केट्स एक्सुबरेंट थे, इसलिए ये स्टॉक ज्यादा करेक्ट नहीं किए थे। सो कई बार बहाना चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि नीचे आने पे कहीं ना कहीं सपोर्ट पे खरीदने का ही है। KRBL, LT फूड्स दोनों ही वैसे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लगते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ राइस स्टॉक्स जहां पर बड़ा एक्शन आया था। आज भी यहां पर कुछ बड़ा एक्शन आ सकता है। बड़ा एक्शन ऑलरेडी जोमैटो पर आते हुए दिख रहा है। अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे में तो इसकी बात कर ही दी है। 3.25 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे आपको प्री ओपन में होते हुए दिख रहे हैं। करीब 0.4% इक्विटी का सौदा आपने प्री ओपन में होते हुए देखा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है जोमैटो में, इस पर रखिए नजर। बड़ा सौदा आपको होते हुए दिख रहा है। 3% नीचे था फ्राइडे को, हालांकि जो रिपोर्ट आई आज मॉर्गन स्टैनली की काफी पॉजिटिव है। प्लेटफॉर्म फी का जो चार्ज कर रहे हैं, तो जोमैटो आज एक्शन में रहेगा ही। और स्टॉक ऑफ द डे में अनिल जी ने आपके लिए इस पर खरीदारी की राय भी दे ही दी है। कुछ और काउंटर्स जहां पर एक्शन आ सकता है कैश मार्केट से ही, ग्लैंड फार्मा, इस पर रखिए नजर। यूएस FDA ने हैदराबाद की इनकी एक फैसिलिटी पर एक प्री मार्केट जांच करी है। 2 आपत्तियां जारी की गई हैं। तो देखते हैं इसका कैसा इंपैक्ट रहता है। फिलहाल एक बार चार्ट पर राय ले लें कुणाल जी, एक बार ग्लैंड फार्मा भी देख लें। फ्राइडे को भी थोड़ा सुस्ती बंद हुआ था, 1.5% नीचे, 1550 के आसपास। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए, नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी दीपांशु हमने आते हुए देखी है और स्टॉक में एक गैप बना था कुछ सत्र पहले। वो गैप जो है उसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, यानी वो एक नए ट्रेंड का आगाज होता है। तो इस स्टॉक में जो कई महीनों से डाउन ट्रेंड चल रहा था वो समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर करना ये चाहिए कि एक स्टॉप लॉस रखें 1425 के आसपास, पोजिशनल बेसिस का स्टॉप लॉस है और इस स्टॉप लॉस के साथ मेरी राय में बने रहना चाहिए। हो सकता है स्टॉक कुछ वॉलेटिलिटी दिखाए, लेकिन ओवरऑल जो है इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो 1425 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। ओके, तो 1425 का स्टॉप लॉस रहेगा, वहां पर होल्ड करके रखिए। थोड़ा देखते हैं आज कैसा रिएक्शन इस काउंटर पर दिखेगा। अभी खबर वैसे ज्यादा अच्छी है नहीं। इंडियन बैंक, सुमित जी एक बार इसके चार्ट पर राय दे दें। 30 अगस्त परसों बोर्ड बैठक होने वाली है और इक्विटी के जरिए करीब 4000 करोड़ तक ये फंड जुटा सकते हैं। इस बोर्ड बैठक में इस पर फैसला भी लिया जाएगा। क्या राय है सर इसके चार्ट पर? दीपांशु, चार्ट्स के ऊपर स्टॉक बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। जो लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऊपर के अंदर जैसे ही 400-410 का लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बन सकता है। करेक्शन स्टॉक के अंदर आएगी जब ये स्टॉक नीचे में 375-380 का लेवल तोड़ेगा। जब तक नीचे में लेवल नहीं टूटते तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले, डिप में खरीदारी करें। 400-410 का लेवल टूटता है तो और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए इंडियन बैंक पर आया। आइए बढ़ते आगे और